नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। 2 जून को करना होगा सरेंडर। लोकसभा चुनाव प्रचार के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, हमारे साथ जो देश आजाद हुए वो कहां से कहां पहुंच गए। परिवारवाद की परिणति ने युवाओं के सपने मार दिए। उड़ीसा में भी करेंगे जनसभाएं। 24 की चुनौती में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह उत्तर प्रदेश में तो जेपी नड्डा झारखंड और पश्चिम बंगाल में संभालेंगे कमान। नितिन गडकरी हिमाचल में भरेंगे हुंकार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे उड़ीसा में, राहुल गांधी पंजाब में तो प्रियंका गांधी हिमाचल में कर रहे हैं पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार। वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज में करेंगे जनसभा। चक्रवात रेमल के कारण भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 28। वहीं बारिश के कहर से असम में 3 और मेघालय में 1 की मौत। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में गर्मी से छूटे पसीने। मौसम विभाग ने दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। वहीं प्री मानसून बारिश ने केरल को भिगोया। और भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने रचा इतिहास। एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से की चढ़ाई करने वाले बने पहले व्यक्ति। 11 घंटे 15 मिनट में किया दोनों चोटियों को पार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइए। चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई थी और कहा था कि जांच पूरी होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर कर देंगे। एक और खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, जहां आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पंजाब की आप सरकार के मंत्री बलकार सिंह के सक्सेसफुल फेवर मामले में घिरने के बावजूद पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस मामले के सामने आने के बाद बलकार सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब में एक रैली में नजर आए। स्वाति मालीवाल मामले में घिरी हुई आम आदमी पार्टी एक बार फिर ऐसे व्यक्ति के साथ नजर आई जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है। आपको बता दें कि भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बलकार सिंह पर एक नौकरी मांगने वाली 21 वर्षीय महिला को न्यूड वीडियो कॉल करने और सेक्सुअल फेवर की मांग करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया गया है। इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 354 और 354B के तहत कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही आयोग ने पंजाब पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। इस मामले पर आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये शर्मनाक है और इस प्रकार की निंदनीय घटना पर पूरी पार्टी और उनके अलायंस सभी चुप्पी साधे हुए हैं। जो किस्सा सामने आया है कि एक 21 वर्षीय बच्ची का शोषण कर रहे थे पंजाब के ये मंत्री, और ये कोई पहला किस्सा नहीं है। लालचंद कटारूचक का भी किस्सा है जिसमें वो अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ शोषण कर रहे थे। आज इस मामले पे एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है। इस पर तो कांग्रेस पार्टी, जिनका पंजाब में आम आदमी पार्टी से अब हम आपके है कौन रिश्ता चल रहा है, मतलब कि उनका रिश्ता टूट चुका है। वहां पर चन्नी जी तो बोल रहे हैं, सुखपाल खैरा जी तो बोल रहे हैं, परंतु ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से चंडीगढ़ के प्रत्याशी मनीष तिवारी खामोश, इंडिया अलायंस की बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा जी खामोश, अखिलेश जी खामोश, ममता जी खामोश। ये वही लोग हैं जो महिला उत्पीड़न पर आमतौर पर बहुत बोलते हैं मुखर होकर, पर आज जिस प्रकार से उन्होंने चयनात्मक चुप्पी अपनाई है,
इसका मतलब साफ है कि महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न उनके लिए केवल राजनीति का एक हथियार है। इस मंत्री का एक तो इस्तीफा होना चाहिए। और अब खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। चौबीस की चुनौती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मयूरभंज में भाजपा प्रत्याशी नाबाचरण मांझी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बालासोर में प्रधानमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भाजपा प्रत्याशी बैजयंत पांडा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचारों में जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ 5 रैलियां करने वाले हैं। आज अमित शाह महाराजगंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड का रुख करेंगे और देवघर जिले के साठा में जनसभा करेंगे। पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। नितिन गडकरी की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के तहत जनसभाएं करेंगे। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं। वहीं मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रणौत भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और अब बात विपक्ष की रणनीति की। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। ऐसे में विपक्ष भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश से ओडिशा तक विपक्ष की रैलियों का शोर रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज ओडिशा में चुनावी हुंकार भरेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की आज बालासोर और भद्रक में चुनावी जनसभाएं हैं, तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पंजाब में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की पंजाब के लुधियाना और पटियाला में जनसभाएं आज के एजेंडे में शामिल है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। यहां आज प्रियंका की 2 जनसभाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्वांचल के रॉबर्ट्सगंज के हाइडल मैदान में चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भाजपा की स्टार प्रचारक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पंजाब दौरे पर आप सरकार पर जमकर निशाना साधा है। निर्मला सीतारमण ने एक बैठक को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार के केंद्र पर लगाए जा रहे उन आरोपों को खारिज किया है, जिसमें पंजाब सरकार ने कहा था कि केंद्र वित्तीय मामलों में उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा उन पैसों का उपयोग नहीं किया जा रहा जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य की भलाई के लिए दिए जा रहे हैं। मैं हाईलाइट कर रही हूं जहां पैसा अवेलेबल है, आप खर्च नहीं कर रही हो, उठा नहीं रही हो, मगर बाहर बात कर रही हो कि हमें पैसा नहीं मिलते हैं, सौतेली मां का ट्रीटमेंट मिल रही है। पंजाब की गवर्नमेंट पंजाब के बेहतरी के लिए जो काम करना है, जो कष्ट उठाना है, केंद्र सरकार से पैसा ले आकर के खर्च करना है, नहीं कर रही, बातें कर रही है और पंजाब के लिए ये अच्छा नहीं है। मंत्री पंकज चौधरी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों की बदौलत चुनाव जीत कर आएगी। पूर्वांचल में विकास का ढांचा मजबूत हुआ है, नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता तक पहुंचाया है, उसका प्रतिफल ये है कि जनता हमारे साथ आज खड़ी है। विपक्ष के सवालों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि यह हर बार इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव बीजेपी जीतती है। आज हम महाराजगंज में हैं, जहां हमारे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं।
ये 6 बार से इस महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 9वीं बार पार्टी ने इनको टिकट दिया है। आइए जानते हैं इनसे क्या मुद्दे और किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा। मंत्री जी, किन मुद्दों पर बेसिकली चुनाव हो रहा पूर्वांचल की धरती पर? देखिए, 10 साल तक जो मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी कार्य किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो कार्य किया है, जो एक शांति व्यवस्था कायम की उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 हार जाएगी भाजपा, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अब 14 में हमने 272 का टारगेट सेट किया था और देश की जनता ने 272 प्लस करके दिया। 19 में हमने 300 का टारगेट फिक्स किया था और देश की जनता ने 300 प्लस करके दिया और फिर 24 में 400 का प्लस है, तो निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता 400 प्लस करके देगी। मोदी सरकार में आप मंत्री रहे, पूर्वांचल के विकास कहा जाता है, पूर्वांचल को विकास की ज्यादा जरूरत है, क्या बड़े मुद्दे हैं जिनमें विकास से जनता रूबरू हुई है? देखिए, पूर्वांचल में जो विद्युत की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा सौगात पूर्वांचल को प्रधानमंत्री ने दिया एम्स के रूप में। जो 30-35 सालों से बंद पड़ा था हमारा फर्टिलाइजर, उस फर्टिलाइजर को भी चलाने का काम किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और बिजली की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ किया है। इससे कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ प्रभाव पड़ा। नेपाल बॉर्डर की कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा काम किया सरकार ने, क्या लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, नेपाल बॉर्डर ही स्पेशली ना कहें, अगर नेपाल बॉर्डर को कहें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हमारे नेपाल बॉर्डर पे 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर वाली सड़कें बन रही हैं और केवल बॉर्डर पे ही नहीं, पूरे जिले में हमारे आप देखेंगे तो जो 14 के पहले हमारे जिले में एक सड़क हुआ करती थी, आज जिले का कोई भी मुख्य सड़क नहीं बाकी है जो कहीं ना कहीं बन के तैयार है। ये हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री जी थे और इनसे बहुत सारे लोगों को सीखना, कैसे 6 बार चुनाव जीतते हैं, कैसे जनता के बीच लोकप्रिय हैं और ये 1 तारीख को यहाँ मतदान होगा। जाहिर है कि जो उम्मीदें पाल के रखें वही आगे सकारात्मक दिशा में जाएंगी। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, महाराजगंज। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में हो रही पानी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने समय रहते दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर कार्य नहीं किया, इसी वजह से जनता को भारी पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं हुई? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही। भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। पूरे मंत्री सिर्फ पार्टी का काम करते रहे, लेकिन दिल्ली की चिंता किसी ने नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब, हिमाचल, पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, आप वहाँ से पानी ले सकते थे। हरियाणा पे तो आप दोष डालते हो। हिमाचल में आपके गठबंधन की सरकार है, वहाँ से पानी ले सकते थे। दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिले, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? एक लाइन नहीं बता सकते आप। भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीएस कुटई को निलंबित कर दिया है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी डीएस कुटई ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। डीएस कुटई पर ओडिशा में एक साथ हो रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव संचालन में हस्तक्षेप करने का आरोप है। इसी के साथ 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। और आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जगदीश सिंह उर्फ भोला ड्रग्स केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत पंजाब के कई स्थानों पर तलाशी ली है। अवैध खनन मामले में ईडी की टीमों ने 13 ठिकानों पर छापा मारा है, जहां से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ईडी का तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है, जहां और नकदी मिलने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय की जालंधर स्थित टीमों ने पंजाब के रूपनगर जिले में छापेमारी की है। भोला ड्रग मामले में ईडी ने रूपनगर जिले में कुछ जमीन जब्त की थी, जहां अवैध खनन चल रहा था। विशेष अदालत में अंतिम चरण पर इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस केस में खनन माफिया नसीब चंद, श्रीराम स्टोन क्रशर समेत कई लोग आरोपी बनाए गए हैं। इसी क्रम में ईडी की छापेमारी कार्रवाई चल रही है।
और अब मौसम से जुड़ी जानकारी। चक्रवात रेमल के कारण भारी बारिश से पूर्वोत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वोत्तर के कई इलाके इससे प्रभावित हुए हैं। मिजोरम में 28, असम में 3 और मेघालय में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई हैं। एहतियात के तौर पर राज्य के 9 जिलों में स्कूल बंद है। मिजोरम की राजधानी आइजोल के बाहरी इलाकों में पत्थर की खदान बहने और लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मेघालय में पूर्वी जैंतिया पहाड़ी जिले में एक दीवार गिरने से 1 व्यक्ति की मौत भी हो गई है। साथ ही जिले में भूस्खलन से 4 लोग घायल भी हुए हैं। जहां चक्रवात रेमल से अफरा तफरी मची हुई है, वहीं देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राजस्थान के चूरू की बात करें तो कल अधिकतम तापमान यहां 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके की बात करें तो यहां 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। और अब ज्ञानवापी से जुड़ी खबर। वाराणसी के जिला जज संजीव पांडे की कोर्ट में आज श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई होनी है। भगवान ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर की वाद मित्र अनुष्का तिवारी और इंदु तिवारी की तरफ से दाखिल अर्जी पर सुनवाई होनी है, तो वहीं राखी सिंह की अर्जी को भी सुना जाना है। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक कार के नहर में गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना आधी रात को घटी। एक ऑल्टो कार नहर में गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। और अब एक और दुखद खबर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी परिवार के एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपने माता-पिता, पत्नी, बच्चे और भाई सहित अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी है। वहीं हत्यारा युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थाना माहौलझेर अंतर्गत बोदल कछार गांव की है। घटना रात्रि 2 से 3 बजे की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक वारदात के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म होने वाला है। बोर्ड की तरफ से मिली सूचना के अनुसार आज शाम 5 बजे छात्र छात्राएं अपने परिणाम चेक कर सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और प्रवेशिका का परिणाम भी आज शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा में 10,62,341 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.rajedubboard.rajasthan.gov.in और डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध होगी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी ने मंगलवार देर रात राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा ने इसे संशोधनवाद का निर्लज प्रयास बताया। हालांकि बाद में अय्यर ने कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी भी मांगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अय्यर ने मंगलवार शाम विदेशी संवाददाता क्लब में एक कार्यक्रम में किस्सा सुनाते हुए कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। अय्यर ने यह टिप्पणी नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स पुस्तक के विमोचन के अवसर पर की। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने अय्यर की टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एफसीसी में नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान बोलते हुए मणिशंकर अय्यर 1962 में चीनी आक्रमण को कथित बताते हैं। यह संशोधनवाद का एक बेशर्म प्रयास है। नेहरू ने चीनियों के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पर भारत का दावा छोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक गुप्त समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से चंदा लिया और चीनी कंपनियों को भारत में व्यापार
करने में आसानी हो, इस मकसद से एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया। उनके आधार पर सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने चीनी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया, जिससे देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को नुकसान हुआ। अब कांग्रेस नेता अय्यर 1962 के चीनी आक्रमण पर पर्दा डालना चाहते हैं, जिसके बाद चीनियों ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया था। मालवीय ने साथ ही पूछा कि कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या बतलाता है। जब पूरा देश गर्मी की मार से जूझ रहा है, तब दिन में लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल की आखिरी सभा करने के लिए प्रधानमंत्री 11:30 बजे मथुरापुर पहुंचे। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का हुजूम देखने लायक रहा। प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा कि सीएए को लेकर झूठ बोला जा रहा है। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए, 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज, नामशूद्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। राजद्रोह और यूएपीए के तहत गिरफ्तार शर्जील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया था। शर्जील को इस मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है और वह आधे से ज्यादा यानी कि 4.5 साल जेल में काट चुके हैं। इसे देखते हुए कोर्ट ने शर्जील को जमानत दे दी है। और आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 25 साल बाद अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। नवाज शरीफ ने माना है कि इस्लामाबाद ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किए गए लाहौर समझौते का 1999 में उल्लंघन किया था। ये बात नवाज शरीफ ने कल PMLN के जनरल काउंसिल मीटिंग में कही। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में खुलकर माना कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। उसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए और हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया। ये हमारी गलती थी। लाहौर समझौता वह समझौता था जिसे नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाने के लिए किया था। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ ही समय बाद कारगिल में घुसपैठ पर इसका उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तानी सेना की इसी घुसपैठ की वजह से कारगिल युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने प्रतिद्वंदी इमरान खान पर भी हमला बोला। नवाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अगर उस समय मेरे स्थान पर इमरान खान जैसे व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते तो वह क्लिंटन की पेशकश स्वीकार कर लेते। पाकिस्तान ने 28 मई को 1998 में हुए पहले परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ मनाई थी। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने इतिहास रच दिया है। सत्यदीप एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में 2 चोटियों को पार करके भी इतिहास रच दिया है।
अभियान के आयोजकों की माने तो सत्यदीप ने सोमवार को दोपहर में 8,516 मीटर ऊंचे माउंट लहोद से और आधी रात को 1:45 बजे 8,849 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।